केंद्र सरकार का जीवन यापन और व्यापार सुगमता पर बल। प्रधानमंत्री ने संसद में जन विश्वास विधेयक पारित होने पर कहा, विश्वास पर आधारित ढांचे को मिलेगी मजबूती। पलामू में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। वित्त मंत्री ने ऋण प्रवाह में तेजी लाने के दिए निर्देश। हजारीबाग हत्या मामले की राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू की जांच। प्रशासन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। भाजपा और एनडीए गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान दिवस गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों में विशेष आराधना। क्रूस रास्ता का आयोजन। करुणा, क्षमा और सेवा के आदर्शों के पालन का संकल्प। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार का जीवन यापन और व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने पर फोकस है। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है और इसे राज्यसभा ने गुरुवार को मंजूरी दी। यह विधेयक कुछ कानूनों में संशोधन करके अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने का काम करता है। विधेयक में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने और दंड को अपराध के अनुपात में संशोधित करने जैसे उपाय लागू करने का प्रावधान है। इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके व्यापार में सुगमता को बढ़ावा दिया जा रहा है और 67 प्रावधानों को जीवन में सुगमता लाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक के संसद में पारित होने पर कहा कि इससे देश में जीवन यापन और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जताते हुए कहा है कि जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता को एक बड़ा बढ़ावा। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि संसद ने जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक एक ऐसे विश्वास आधारित ढांचे को सुदृढ़ करता है जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाता है। यह उन नियमों और विनियमों की समाप्ति का प्रतीक है जो अब अप्रचलित हो चुके हैं। साथ ही साथ ये मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करता है और अपराध मुक्तिकरण के माध्यम से मुकदमों के बोझ को कम करता है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में जिस परामर्श आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, उन सभी लोगों को मेरी बधाई जिन्होंने इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में अपने सुझाव दिए और संसद में इसका समर्थन किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में पलामू में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। इस दौरान किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना समेत विकास तथा जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। वित्त मंत्री ने एमएसएमई के तहत स्थानीय लोगों को ऋण उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। श्री किशोर ने बैंकों से ऋण प्रवाह में तेजी लाने और बेहतर तरीके से योजनाओं के प्रचार प्रसार पर बल दिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभुकों के बीच चेक का वितरण भी किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हजारीबाग हत्या मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय टीम ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली। आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने बताया कि एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आयोग को सौंपा जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, जितने जांच में मुझे मदद करनी चाहिए प्रशासन को
उतनी मदद नहीं किए हैं। हम लोग फिर से एक बार जांच करेंगे और सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे और अपना रिपोर्ट आयोग को सबमिट करेंगे। भाजपा ने एनडीए गठबंधन के घटक दलों पर हजारीबाग मामले में पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। रांची में प्रेस वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने साफ तौर पर कहा कि आरोपी भाजपा से किसी भी तरह से नहीं जुड़ा है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन जनता को गुमराह कर रहा है। श्री साहू ने घटना की न्यायिक जांच कराने और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। साथ ही आरोप लगाया कि राज्य का तंत्र वसूली में लगा है, जिस वजह से अपराधी राज्य में बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने प्रस्तावित मशाल जुलूस और झारखंड बंद वापस लेने की भी घोषणा की। इधर एनडीए गठबंधन के नेताओं ने भाजपा पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया है। कोशिश की जा रही है। जिस व्यक्ति को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है वह तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, न पंचायत का कोई पदाधिकारी है, न मंडल का कोई पदाधिकारी है, न जिला का कोई पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी का यदि बूथ का भी अध्यक्ष बनना पड़ता है तो हम ऑनलाइन मेंबर बनने का काम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने महिला सुरक्षा और महिला सम्मान के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रांची में एक आदिवासी महिला के साथ अमानवीय व्यवहार की निंदा की। श्री सोरेन ने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या यही इस तथाकथित अबुआ सरकार का मैया सम्मान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य की विधि व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किए। इधर इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी साझा की। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया था 29 मार्च को, और जैसे ही ये इंसिडेंट्स की पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी सेम डे, और सेम डे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 2 मेन एक्यूज्ड हैं उनको सेम डे गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में और आगे जेल में भेज दिया गया था। हालांकि उसके बाद उनके जो परिवार वाले हैं उनके द्वारा बताया गया कि 2-3 और लोगों की जो है संलिप्तता है। उसी क्रम में आगे छापेमारी करते हुए आज भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जो भी केस सेम डे रजिस्टर हो गया था 29 मार्च को ही पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर कर लिया गया था। जो भी सपोर्ट है वो फैमिली को दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई सूची तैयार कर ली गई है। इस सूची को केंद्रीय नेतृत्व को अनुमोदन के लिए भेजा गया है, जिसके बाद इसकी घोषणा होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि कमेटी में सभी वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्यापक विमर्श के बाद ये सूची तैयार की गई है। आला कमान की मंजूरी मिलने के बाद नई कमेटी की घोषणा होगी। देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण की जनगणना के सिलसिले में विभिन्न स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रांची नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सभी स्टेक होल्डर्स और कर्मियों को जनगणना अधिनियम के प्रावधानों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि इस बार जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा, जिस दौरान हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या गणना की जाएगी। सारी प्रक्रियाएं इस बार डिजिटल तरीके से होंगी। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करतब के दौरान धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई थी। जिले के एएसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को दबोच लिया। प्रिंस कुमार नामक युवक आज फिर हम लोगों ने देखा, वहाँ पे विस्तृत रूप से जांच पड़ताल करने पर देखा गया कि उस जुलूस में एक युवक जो कि विष्णुपुरी शोभा यात्रा का सदस्य भी नहीं था, वो अचानक से जुलूस में घुसा हुआ था। आगे आगे बढ़ने की होड़ में वो भी वहाँ रुक करके और खेल दिखा रहा था। इसी में
वो बहुत बारीकी से देखने पर ये पता चल रहा है। कई एक वीडियो का हम लोगों ने अवलोकन किया और पाया कि वो जो प्रिंस कुमार है वो भी सामने से ही खेल दिखा रहा था और एक पाइप को बार बार पटक रहा, ये भी अपने जो इसके पास जो विपन था उसको लेकर के खेल दिखाना चाह रहा था। इसी में वो गुस्सा में उसको घूम करके और चाकू चला दिया उस पे और वो घायल होकर वहीं गिर गया। मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ रांची में पुलिस का अभियान लगातार जारी है। नशे का कारोबार करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने विधानसभा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनके पास से ब्राउन शुगर, हथियार, कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। छापेमारी के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है अरविंद कुमार की, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे हरीश राम, उनकी भी गिरफ्तारी विधानसभा थाना अंतर्गत ये जो मकान था, श्वेता कुजूर नाम की महिला है, उनके मकान में ये लोग किराए पर रहते थे और वहाँ से फिर इनकी गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी में काफ़ी क्वांटिटी में ब्राउन शुगर का जो स्टोन जो आता है वो, काफ़ी कैश, एक पिस्टल और गोली, उस मकान से ये सारी चीज़ें पुलिस के द्वारा रिकवर करी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में कल कई मामलों की सुनवाई हुई। बाघ संरक्षण मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से बाघों के संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया। धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण और अवैध माइनिंग के मामले में भी अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने अधिकारियों से प्रदूषण कम करने और अवैध खनन रोकने के संबंध में सुझाव देने को कहा। रांची समेत विभिन्न जिलों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क, सुलभ और शीघ्र न्याय के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न बेंचों के माध्यम से सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जाएगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला अस्पताल प्रबंधन समिति शासी निकाय की बैठक हुई। इस दौरान सदर अस्पताल को और आधुनिक तथा सुविधायुक्त बनाने के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सदर अस्पताल में पेट सीटी स्कैन की जांच शुरू होगी। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों को उन्नत जांच की सुविधा मिलेगी। उपायुक्त ने इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में कल शाम 2 लोगों की मौत हो गई। एक मालवाहक वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से ये हादसा हुआ। इधर तोरपा थाना क्षेत्र में एक तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। कुशल नेतृत्व, युवा सोच और केंद्रीय वित्तीय सहायता के दम पर देश में विकास की बुनियाद तैयार हो रही है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मदद से देश के युवा जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। रांची के अभिजीत कुमार भी इन्हीं युवाओं में से एक हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद रांची के अभिजीत ने युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की सोची। घर में पहले से मौजूद एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप के सहारे उन्होंने छात्रों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। जब उनके पास छात्र बढ़ने लगे तो अधिक कंप्यूटरों की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क कर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर 30 कंप्यूटर सेट खरीदे। अभिजीत अब एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संचालित कर रहे हैं। शुरुआती दौर पे बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे 3 लाख का मुद्रा लोन दिया। उन्होंने बोला कि इस 3 लाख से आप स्टार्ट कीजिए, फिर आगे आगे हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। उनके अधिकारी बहुत ही अच्छे और वेल बिहेव्ड मुझे लगे। मैंने उस 3 लाख रुपए से 10 कंप्यूटर लिया और वहां से फिर से अपना बिजनेस को बढ़ाया। अभिजीत बताते हैं कि वर्ष 2019 में जब कोरोना का दौर आया तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए एक नया सेटअप तैयार करना था। तब तक वो बैंक का विश्वास जीत चुके थे, लिहाजा बैंक ने उनके लिमिट बढ़ाकर 9.5 लाख रुपए कर दी। आज अभिजीत न सिर्फ छात्रों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं बल्कि होलसेल दाम पर उन्हें कंप्यूटर और लैपटॉप भी मुहैया कराते हैं। जैसे कोविड का दौर आ गया, फिर से सारा चीज बंद हो गया, लेकिन बैंक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा।
जब उन्होंने बोला कि अब ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, मुझे और पीसी की ज़रूरत है जिससे कि बच्चों को हम एजुकेशन ऑनलाइन दे पाएँ, तो उन्होंने फिर मुझे सहायता किया और 3 लाख रुपया और मेरा मुद्रा लोन में बढ़ा दिया। अब मेरे पास 6 लाख का लिमिट हो चुका था। अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से युवाओं को 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपए का शुरुआती ऋण बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकता है। जो छोटे छोटे जो रेडी वाले, ठेले वाले, दुकान वाले हैं, उनको कौन फंड करता है? तो यही स्कीम है मुद्रा स्कीम, जहाँ पे ऐसे लोगों को फंड किया जाता है जिनको और कहीं से फंडिंग नहीं मिलती है। अभिजीत ने ये साबित कर दिया है कि बिना पूंजी के भी कोई व्यक्ति न सिर्फ व्यवसाय शुरू कर सकता है, बल्कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मदद से व्यवसाय की बुलंदियों को भी छू सकता है। केंद्र प्रायोजित इस योजना की सुंदरता ये है कि ये रेहड़ी ठेले वाले से लेकर बड़े बिजनेस आइडियाज सभी की मदद करता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। देवघर में निजी स्कूल फीस पर सख्ती। देवघर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने निजी विद्यालयों की बैठक में शुल्क समिति गठन अनिवार्य किया। 10% से अधिक फीस वृद्धि पर जिला समिति की अनुमति जरूरी होगी। नियमों के पालन और अभिभावकों के हित में कार्य करने को निर्देश दिए गए। लातेहार स्थापना दिवस की तैयारी तेज। लातेहार में डीसी उत्कर्ष गुप्ता व एसपी कुमार गौरव की संयुक्त अध्यक्षता में 25वें जिला स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रदर्शनी और सुरक्षा व्यवस्था पर निर्देश दिए गए। देवघर में 33 किलो गांजा जब्त। देवघर पुलिस ने एसपी सौरभ के निर्देश पर छापेमारी कर 33 किलो गांजा बरामद किया। अंतर्राज्यीय तस्करी में शामिल 2 युवक गिरफ्तार, 1 नाबालिग भी पकड़ा गया। 1 कार व 2 मोबाइल जब्त। पुलिस नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी है। घाघरा में 40,000 घनफीट अवैध बालू जब्त। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के मौजाडुको में जिला टास्क फोर्स ने छापेमारी कर करीब 40,000 घनफीट अवैध बालू जब्त किया। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्ती बरतते हुए अभियान जारी रखने की बात कही। जलापूर्ति व बिजली सुधार पर टास्क फोर्स की बैठक। कोडरमा समाहरणालय सभागार में यूटिलिटी टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें जलापूर्ति योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति तेज करने और बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मंडल डैम परियोजना समीक्षा। मुआवजा पुनर्वास में तेजी के निर्देश। गढ़वा के मंडल डैम, उत्तरी कोयल व कांडी वितरणी योजना की समीक्षा में अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने, प्रभावित परिवारों का पुनर्वास तेज करने और 100% मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुनर्वास स्थलों पर सड़क, पानी, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। टीकाकरण अभियान तेज। किशोरियों के लिए मुफ्त वैक्सीन। खूंटी में एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर टास्क फोर्स बैठक हुई। 14 से 15 वर्ष के किशोरियों को अगले 3 माह तक मुफ्त टीका सीएचसी व स्वास्थ्य केंद्रों पर दिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर से बचाव व जन जागरूकता बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान दिवस गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों में आज विशेष आराधना की जा रही है। कई स्थानों पर क्रूस रास्ता का आयोजन हो रहा है। विश्वासियों ने इस उपलक्ष्य में करुणा, क्षमा और सेवा के आदर्शों के पालन का संकल्प लिया। हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सूली पर चढ़ाए जाते समय भी क्षमा और करुणा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की स्मृति में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ये दिन केवल शोक का नहीं, बल्कि प्रेम, बलिदान और मानवता के सर्वोच्च आदर्शों को याद करने का दिन है। होली वीक यानी पवित्र सप्ताह पाम संडे से शुरू होता है, फिर मॉन्डी थर्सडे आता है, उसके बाद गुड फ्राइडे और आखिर में ईस्टर मनाया जाता है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के फिर से जीवित होने की खुशी मनाई जाती है। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे या पैशन ऑफ द लॉर्ड भी कहा जाता है और इसकी तारीख हर साल बदलती है क्योंकि यह हमेशा ईस्टर से पहले आने वाले शुक्रवार को पड़ता है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार करीब 2000 साल पहले यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के आदेश पर सूली पर चढ़ाया गया था। यह घटना गोलगोथा नामक स्थान पर हुई थी।
जिसे कैलवरी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन शुक्रवार था, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। क्रूसीफिक्शन उस समय की सबसे कठोर सजा मानी जाती थी, जिसमें व्यक्ति को लकड़ी के क्रॉस पर कीलों से जड़ दिया जाता था। यीशु मसीह के उपदेश प्रेम, शांति और समानता उस समय की सत्ता के लिए चुनौती बन गए थे और अंततः यही उनके बलिदान का कारण बना। गुड फ्राइडे में गुड का मतलब यहाँ अच्छा नहीं बल्कि पवित्र होता है। इस दिन दुनिया भर के चर्चों में खास प्रार्थनाएं होती हैं, घंटियां नहीं बजाई जाती और पूरा माहौल सादगी भरा रहता है। लोग साधारण या काले कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं, उपवास रखते हैं और स्टेशंस ऑफ द क्रॉस के जरिए यीशु के आखिरी पलों को याद करते हैं। पूरे भारत में गुड फ्राइडे मनाया जाता है, लेकिन केरलम, गोवा, नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर लोग गुड फ्राइडे को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। गुड फ्राइडे सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं है बल्कि एक स्मरण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी माफ करना, करुणा रखना शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पुरुषों की अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। 4 बार का चैंपियन भारत जब इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगा तो उसकी नजर 5वीं बार खिताब जीतने पर टिकी होगी। प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स को अपने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और उसकी कोशिश रहेगी कि घरेलू दर्शकों के सामने जीत दर्ज कर सके। आईपीएल में कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हरा दिया। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 226 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम सिर्फ 161 रन बनाकर ढेर हो गई। भारतीय मूल की 11 साल की शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंदन ब्रिटेन की सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। अप्रैल 2026 की फिडे रेटिंग लिस्ट में बोधना ने 2366 रेटिंग अंक के साथ ब्रिटेन की सभी महिला शतरंज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने मध्य प्रदेश की साइकिलिस्ट और पर्वतारोही आशा मालवीय को उपहार स्वरूप साइकिल भेंट की है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से रांची में मुलाकात कर साइकिल खराब होने की वजह से अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें डीजीपी ने साइकिल उपहार स्वरूप भेंट की। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की आज जयंती है। वे असाधारण साहस और अद्वितीय नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे। सैम मानेकशॉ एक ऐसा नाम जो भारतीय सैन्य इतिहास में साहस, नेतृत्व और रणनीति का पर्याय बन चुका है। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में जन्मे मानेकशॉ का पूरा नाम सैम होरमुजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था। उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी के शुरुआती बैचों में से एक के रूप में सैन्य प्रशिक्षण लिया था और 1934 में ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन हासिल किया। शुरुआत में ही उनकी पहचान एक तेज तर्रार, अनुशासित और स्पष्ट सोच वाले अधिकारी की रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा फ्रंट पर सैम मानेकशॉ ने असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। एक भीषण लड़ाई में उन्हें कई गोलियां लगी। हालात इतने गंभीर थे कि उनके बचने की उम्मीद बेहद कम थी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और वापस सेना में लौटकर सेवा जारी रखी। आजादी के बाद मानेकशॉ ने भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अनुभवों ने उन्हें और मजबूत और परिपक्व सैन्य नेता बना दिया। 1969 में जब उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया तब देश एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक और मानवीय संकट गहराता जा रहा था और लाखों शरणार्थी भारत में आ रहे थे। और फिर अप्रैल 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा तो सैम मानेकशॉ ने इतिहास रच देने वाला फैसला लिया। उन्होंने युद्ध छेड़ने से ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। सैम मानेकशॉ का तर्क था कि मानसून आने वाला है, टैंक और भारी हथियार दलदल में फंस सकते हैं और लॉजिस्टिक्स मजबूत नहीं है। ये एक ऐसा पल था जब एक सैन्य अधिकारी ने राजनीतिक दबाव के आगे झुकने के बजाय देश हित को प्राथमिकता दी। मानेकशॉ ने समय मांगा, सेना को तैयार किया, रणनीति बनाई और जब दिसंबर 1971 में सही वक्त आया तो भारतीय सेना ने चारों तरफ से सुनियोजित हमला किया। इस युद्ध को इतिहास में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जाना जाता है।
सिर्फ 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये जीत न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से भी ऐतिहासिक थी। सैम मानेकशॉ की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बेबाकी और आत्मविश्वास। वो अपने जवानों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और उनका नेतृत्व सैनिकों का मनोबल कई गुना बढ़ा देता था। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है। वो इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने। सैम मानेकशॉ सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं थे, वो एक सोच थे, एक ऐसा नेतृत्व जो सिखाता था कि कठिन से कठिन हालात में भी सही फैसला लेना ही असली जीत होती है। उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दूरदर्शिता, साहस और ईमानदारी से सुनिश्चित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब मौसम की बात। राज्य के कई क्षेत्रों में कल से 8 अप्रैल तक तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। और अब जानते हैं कि किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। तीन अप्रैल साल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन रायगढ़ दुर्ग में हुआ। शिवाजी पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के पुत्र थे। एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट होने के साथ ही शिवाजी भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष कर छत्रपति शिवाजी ने भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। साल 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक प्रगतिशील शासन का उत्थान किया। उन्हें गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। शिवाजी ने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों में जितना बाखबर रहना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का जीवन यापन और व्यापार सुगमता पर बल। प्रधानमंत्री ने संसद में जन विश्वास विधेयक पारित होने पर कहा, विश्वास पर आधारित ढांचे को मिलेगी मजबूती। पलामू में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। वित्त मंत्री ने ऋण प्रवाह में तेजी लाने के दिए निर्देश। हजारीबाग हत्या मामले की राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू की जांच। प्रशासन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान दिवस गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों में विशेष आराधना। क्रूस रास्ता का आयोजन। करुणा, क्षमा और सेवा के आदर्शों के पालन का संकल्प।